This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। आप लोगों को कोई उस लेक्चर से मुतालिक कोई सवाल पूछना है, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चे। बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? जी बच्चे, बच्चे वो टॉपिक क्लियर है आपको जो मैंने आपके साथ लॉन्ग रन कॉस्ट का डिस्कस किया था? उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। उसके लिए पहले मुझे मॉडर्न अप्रोच पढ़ानी है, फिर मैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पहले मॉडर्न अप्रोच हम पढ़ लेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद वो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए उस कॉन्सेप्ट को समझना। उसके अलावा बाकी हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया था उस टॉपिक में। मैंने पूरी एफर्ट की थी कि मैं आप लोगों के लिए बड़ा अंडरस्टैंडेबल बना के वो लेक्चर शेयर कर सकूं। पता नहीं अब इसमें किस हद तक कामयाब हो सका हूं। तो आप लोगों को फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारा उस लेक्चर का एंड था फर्म स्ट्रक्चर। ये आपके सामने जो स्क्रीन है, ये हमारी सबसे लास्ट डिस्कशन थी कल के लेक्चर की। हमने फर्म स्ट्रक्चर में कहा था कि फर्म स्ट्रक्चर में हम फर्म को मेनली बाइफरकेट करते हैं दो तरह से। एक कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा कहलाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसी तरह से फिर आगे फर्दर इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, ये जो वर्ड बोला जाता है ना पोली, ये वर्ड POLY, पोली का मतलब होता है सेलर। अगर सिंगल सेलर हो तो मोनोपोली का मतलब एक ही सेलर। डुओ का मतलब होता है दो सेलर है। ओलिगो, इसका मतलब होता है फ्यू, वेरी फ्यू, वो थोड़े से। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए हम बोलते हैं मेनी सेलर्स। बहरहाल हम जब डिटेल में इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे तो तब हमें तमाम बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चे अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी बच्चे? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, फिर इसी तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन के मेन फीचर्स पढ़ने के बाद वन बाय वन मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिटेल डिस्कस करेंगे। और एट द एंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन केस अगर एग्जामिनर आपसे कंपैरिजन करवा ले, आपको कहे परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोली के साथ कंपैरिजन करो या परफेक्ट कंपटीशन का ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ, इसी तरह से मोनोपोली का ओलिगोपोली के साथ भी हो सकता है, मोनोपोली का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे ये क्वेश्चन किसी भी अंदाज में एग्जामिनर हमसे पूछे, हमारे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में फर्म स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन पिक कर रहा है। इस चैप्टर में से राउंड अबाउट कोई 12 मार्क्स तक का पेपर बन रहा है। अच्छा, एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से 22 मार्क्स का पेपर भी आया। ठीक है ना बच्चे? लेकिन ज्यादातर 12-13 नंबर तक का पेपर एग्जामिनर पूछ रहा है। लेकिन इस अटेम्प्ट मींस
इस चैप्टर में से हर हाल में क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसी अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगी जिस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इस चैप्टर को टेस्ट ना किया हो। ठीक है ना बच्चे, तो ये चैप्टर हमारे लिए इंतहाई अहम। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला फॉर्म स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चे परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा बच्चे, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हमें डिस्कस करें। परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स? ठीक है जी बच्चे, तो परफेक्ट कंपटीशन के हम फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन का फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो सबसे पहला फीचर क्या होगा इसका, ये आपने याद रखना है ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना फिर आसान हो जाए। सबसे पहला फीचर क्या है बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। large number of sellers and large number of buyers। जी बच्चे, पहली बात क्लियर हो गई। in perfect competition there are a large number of sellers and large number of buyers। ठीक है जी, in a market। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं बच्चे कि large number of sellers and large number of buyers are there exist under perfect competition। perfect competition में ना लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फर्म के स्ट्रक्चर में सेलर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है और बायर्स की तादाद भी ज्यादा है। ठीक हो गया पहला फीचर। अच्छा बच्चे, दूसरा फीचर होमोजीनियस गुड। दूसरा फीचर क्या है, होमोजीनियस गुड। इस केस में जो गुड्स होगी जिसमें सेलर्स डील कर रहे होंगे वो होमोजीनियस नेचर की होगी, आइडेंटिकल गुड्स होंगी। ठीक है ना बच्चे, तो जी शाबाश बच्चे, याद रखनी है ये बात। होमोजीनियस के केस में तमाम फर्म्स जिस गुड में डील कर रही होंगी वो गुड आइडेंटिकल होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद बच्चे थर्ड वन फीचर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका क्या मतलब है फ्री एंट्री एंड एग्जिट? और ये वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है और वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इसको चैप्टर 5 में डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देखिए मुझे बिजनेस करना है और मैं चाहता हूं किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील करना जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में आती है। मैं एक ऐसी फर्म बनाना चाह रहा हूं जो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है। तो क्या मार्केट में एंटर होने से मुझे कोई रोकेगा तो नहीं, कोई हर्डल्स तो नहीं कायम कर देगा, कोई रुकावट तो नहीं है कि मैं मार्केट में दाखिल नहीं हो सकता हूँ? कहा जी कोई रुकावट नहीं, आप आसानी के साथ मार्केट में दाखिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अच्छा, अगर मेरा काम ना चल सका तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई हर्डल तो नहीं है कि मैं, कोई बैरियर्स तो नहीं है कि मैं मार्केट से एग्जिट नहीं कर सकता हूँ, मार्केट को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता हूँ? कहा तब भी कोई आपके लिए हर्डल नहीं होगी, कोई बैरियर्स नहीं है। इसका मतलब है कि आप मार्केट में आसानी से दाखिल भी हो सकते हैं और निकल भी सकते हैं। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, फोर्थ वन, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, बायर को और सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी और उसकी प्राइसेस के बारे में भी। इसे हम कहते हैं परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बायर और सेलर्स को मुकम्मल इल्म होगा, नॉलेज होगा कि मार्केट में प्रीवेलिंग प्राइस कौन सी है, किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है। तो मार्केट में बायर को और सेलर को
प्राइस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नॉलेज होगा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, ये बात याद रखनी है, प्राइस टेकर, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं ये साथ मेंशन भी कर देता हूं क्योंकि एग्जामिनर इस पे आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। अच्छा, फर्म, एक सिंगल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर होगी। एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर है। अच्छा, और इंडस्ट्री, आपको पता है फर्म में और इंडस्ट्री में फर्क, याद है ना, क्या फर्क होता है फर्म में और इंडस्ट्री में? जी बच्चे, फर्म में और इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है? किसी स्पेसिफिक गुड में डील करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्म कहते हैं, और तमाम फर्म्स, जी शाबाश, जो सिमिलर गुड्स या सेम गुड्स या सर्विसेज में डील करने वाली तमाम फर्म्स को मजमूई तौर पे इंडस्ट्री बोला जाता है। अच्छा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस पे एमसीक्यूज भी आ चुका हुआ है, एग्जामिनर ने इस पे एमसीक्यूज भी पूछा हुआ है आपसे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। जी बच्चे नेक्स्ट, अभी तक हमने 5 फीचर्स डिस्कस किए, इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे आपको? जी बच्चे ठीक हो। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन है, इसको कहा जाता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक और सेंटेंस भी इसके बारे में बोला जा सकता है, यह कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज निग्लिजिबल। वो कैसे? कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही थोड़ी सी है, बहुत ही कम है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या हम ये अजम्पशन ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं। दोनों बातें सेम है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज निग्लिजिबल। ठीक है जी बच्चे। बच्चे इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन कर देती है। अब एक इंडिविजुअल फर्म के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करे। पूरी इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमिन कर दी, अब वो प्राइस मार्केट में प्रीवेल करेगी, हर फर्म उस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट, लास्ट वन फीचर रह गया, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। लास्ट वन है बच्चे जी, जी फैक्टर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फैक्टर्स मोबाइल है, ये फैक्टर से मुराद क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर से क्या मुराद है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है, इनको हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, तो फैक्टर्स मोबिलिटी। तो बच्चे हमने फीचर्स पढ़े, 7 फीचर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला फीचर कि इसमें सेलर्स और बायर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है। गुड एक जैसी होगी, सिमिलर होगी, आइडेंटिकल होगी। मार्केट में आप इजीली एंटर भी हो सकते हो और मार्केट से आप आसानी से निकल भी सकते हो। आपको प्राइस का मुकम्मल नॉलेज होगा, अगर आप सेलर हो तब भी, बायर हो तब भी। फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है। एक फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जिसमें वो डील कर रही है डिटरमिन नहीं करेगी। प्राइस डिटरमिन कौन करेगी? इंडस्ट्री। फर्म ने, जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमिन कर डाली, उस प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, तभी फर्म के लिए वर्ड बोला जाता है कि फर्म प्राइस टेकर होगी और इंडस्ट्री प्राइस मेकर। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मींस क्या है? कि आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाओ,
और उसके लिए जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़े वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहलाती है। हम अज्यूम करते हैं और फीचर हमारा ये है परफेक्ट कंपटीशन में कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं, हम ये अज्यूम कर देते हैं, ये फीचर भी है इसका। अच्छा, या तो हम कह देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और बहुत माइनर सी है, और जब बहुत ही माइनर है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम फिर कह देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज निग्लिजिबल, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वन पॉइंट के फैक्टर्स मोबाइल है, क्या फैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मूव भी करवा सकते। अच्छा, आप जरा सोचे कि परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल क्या हो सकती क्या हो सकती है एग्जांपल, ये किस फर्म की एग्जांपल बन सकती है? जी बच्चे, नहीं, राना अहमद, बच्चे क्लोथ आइडेंटिकल नहीं होते, होमोजीनियस गुड नहीं है, कपड़े की कितनी क्वालिटी है, और एक ही मींस हम अगर कॉटन की एग्जांपल लेते हैं तो कॉटन भी हजारों इसकी इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो सप्लायर है वो लार्ज है या सिंगल सप्लायर है? वापडा, जिसने इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल कोट किया, बच्चे बात समझ आ गई है आपको? एग्रीकल्चर बच्चे फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं बच्चे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होती हैं उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो बच्चे सिमिलर प्राइसेस मार्केट में नहीं होती, और आपको उसका परफेक्ट नॉलेज भी नहीं होता, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता बायर को उसका, ठीक है ना बच्चे, और वो आइडेंटिकल भी शायद ना हो पाए। जी, एरिया टू एरिया वो वेरी कर सकती है। मीट मार्केट और मिल्क मार्केट, बच्चे मीट और मिल्क में भी ये अप्लाई नहीं होता है ये कॉन्सेप्ट, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, काफी ज्यादा बनती जाएंगी, लेकिन बाद मैं अब आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ये मैं वैसे अज्यूम कर रहा था कि ये फीमेल साइड से हमें इसकी एग्जांपल मिल जाएगी। ये है बच्चे डायमंड मार्केट, गोल्ड मार्केट इसकी द बेस्ट। अच्छा, वैसे ये मैं आपको अगर एक बात कहूं तो परफेक्ट कंपटीशन की जितनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है ना वो किसी भी जगह पे अप्लाई प्रॉपरली नहीं होती नहीं है, लेकिन अगर हम कहें तो ये अप्लाई हो सकती हैं, तो कहाँ पे हो सकती हैं? गोल्ड मार्केट के अंदर हो सकती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक हो गया। गोल्ड भी बच्चे 22 कैरेट सिंसियरिटी के साथ, 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, 18 कैरेट है, होमोजीनियस गोल्ड। आप ओपन करना चाह रहे हो, कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप घर बैठे हुए उनकी प्राइसेस के बारे में पता चल सकता है आपको, न्यूज़पेपर पकड़ें और आपको पता चल जाएगा आज रेट क्या है, प्राइसेस क्या है मार्केट में, ठीक है ना बच्चे? और प्राइसेस एक फर्म, एक सप्लायर डिसाइड नहीं करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, ठीक है बच्चे? और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है और फैक्टर्स की मोबिलिटी भी है। तो बच्चे बात समझा पाया हूं आपको? बात क्लियर हो गई है? अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट इससे आगे बच्चे फर्दर हम मूव करते हैं और कुछ इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हमने जरा परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस करना। जी, मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं?
जी शाबाश। टोटल अमाउंट ऑफ मनी received by the firm against its goods and services या from the sale of goods and services टोटल रेवेन्यू कहलाता है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड। टोटल रेवेन्यू is equal to price into units sold। जी बच्चे, टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्लियर है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द फर्म अगेंस्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पर यूनिट प्राइस। लेट्स सपोज एक सेलर है, बुक शॉप है मेरी, मैं बुक शॉप पे पेंसिल सेल कर रहा हूं। पर यूनिट या पर पीस 10 रुपीज का, मैंने 10 पेंसिल सेल की। एक पेंसिल 10 रुपए की है, मैंने 10 पेंसिल सेल की। मुझे बताइएगा मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। एग्जैक्टली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट अब हम लोगों ने समझना है कि एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को बच्चे कह सकते हैं हम रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको टोटल रेवेन्यू टू यूनिट सोल्ड कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जी बच्चे, क्या फॉर्मूला बनेगा? एवरेज रेवेन्यू। आप लोग एक्टिव है ना? मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्टिव है ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। जी, आप लोग एक्टिव हैं, शाबाश, बिल्कुल सही। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन? मैं रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की कोई नहीं है? सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है, अब जरा सुनना है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने अभी अभी इससे पहले डेफिनेशन में पढ़ा, प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, यही है ना? डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब क्वांटिटी क्वांटिटी से कट के बच्चे ये आंसर किसके इक्वल आ गया? प्राइस। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, चैप्टर 2 में मैंने आपको कहा था हर वो कर्व जो प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो कर्व क्या कहलाएगा? प्राइस हम किस कर्व की मदद से डिटरमिन करते हैं? नहीं बच्चे, प्राइस प्राइस चैप्टर 2 में ये बात पढ़ी थी,
आपको याद होगा चैप्टर 3 में भी बात मैंने ये पढ़ाई थी जब मैं कॉबवेब थ्योरम पढ़ा रहा था। शाबाश राना अहमद मुख्तार साहब, मार्वलस, एक्सीलेंट बच्चे। बच्चे जब मैं आपको कॉबवेब थ्योरम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि हमें क्वांटिटी के बारे में पता सप्लाई कब से चलेगा और डिमांड कब से हम प्राइस डिटरमिन करेंगे। इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू के कर्व को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। एवरेज रेवेन्यू का कर्व क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व कहलाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भाई डिमांड कर्व कौन सा कर्व कहलाता है, और आगे ऑप्शन आ रही होंगी मार्जिनल कॉस्ट की, मार्जिनल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? एवरेज रेवेन्यू को। शाबाश। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, ठीक है ना बच्चे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, सबसे लास्ट पे डेफिनेशन हमारी रह गई है, थर्ड वन डेफिनेशन है बच्चे मार्जिनल रेवेन्यू की। जी बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन, शाबाश, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, शाबाश, ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स, एक अगला या एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से मेरे टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आएगा वो चेंज कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था मैंने 10 पेंसिल्स सेल की, याद है ना ये बात? 10 पेंसिल्स सेल की, एक पेंसिल 10 रुपए की है, 10 पेंसिल सेल की है, टोटल रेवेन्यू कितना है? 100। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने लगा। जी शाबाश। प्राइस है बच्चे 10, यूनिट्स मैंने सेल किए हैं 10। अच्छा बच्चे, अब प्राइस तो वही रही 10, मैंने एक एक यूनिट और सेल कर दिया। अब कितनी पेंसिल सेल कर दी हैं? 11। इस केस में टोटल रेवेन्यू 100, इस केस में टोटल रेवेन्यू 110। अब टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आया वो 10 का है, ये टोटल रेवेन्यू का कॉलम है। टोटल रेवेन्यू में चेंज आ गया, ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू है। यूनिट सोल्ड, इसका भी चेंज 1, ये है चेंज इन क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन आउटपुट। अब 10 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर बचे 10। तो मेरा टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आया वो 110 से 100 का डिफरेंस, 10 रुपीज का डिफरेंस है ना, तो ये 10 का मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है ना बच्चे? यहां तक कोई बच्चे प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर होगी बच्चे बात? जी ठीक हो गया। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंडर हमने ये जरा रेवेन्यू का पैटर्न समझना है। ठीक है? यूनिट्स, प्राइस, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड। इसी तरह से बच्चे एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर यूनिट सोल्ड। और सबसे लास्ट पे बचे मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बचे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन यूनिट सोल्ड।
1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स के हम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा प्राइस बच्चे अज्यूम करनी है 10 और वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि फर्म प्राइस डिटरमिन नहीं करती, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन करती है, फर्म तो प्राइस टेक कर रहा है। अब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताएं। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, इसी तरह से 10 इंटू 3 30, अगेन 40 एंड लास्ट वन 50। अच्छा बच्चे अब एवरेज रेवेन्यू कंप्यूट करते हैं बच्चे। एवरेज रेवेन्यू की कंप्यूटेशन करवाएं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। शाबाश 10, अगेन 10 10 10 और लास्ट वन 10। ठीक हो गया। अच्छा अब मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। फर्स्ट वन के केस में तो 10 नहीं, सेकंड में। अच्छा बच्चे अब मैं आपको आपकी हेल्प करता हूं, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। 20 में से 10 लेस करें 10, 2 में से 1 लेस कीजिएगा 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 ना बच्चे 10 आएगा आंसर इसका। अगेन नेक्स्ट वन फिगर वो भी 10 10 10। ठीक हो गया जी बच्चे। जी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको आपके साथ करनी है अभी। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं रेवेन्यू वेरिएबल और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स। अच्छा अब यहाँ पे वेरिएबल जो रेवेन्यू का वेरिएबल है इसमें हमें कौन कौन सा वेरिएबल मेंशन कर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, बस ये दो है। अच्छा अब जो कर्व बनेगा वो ये कर्व बनेगा, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और ये प्राइस के इक्वल है। देख लें बच्चे प्राइस की फिगर भी 10 ही है, एवरेज रेवेन्यू की फिगर भी 10 और मार्जिनल रेवेन्यू की फिगर भी 10। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में ये बात याद रखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये एमसीक्यूज है आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये अब आपने याद रखना है, याद रहेगी ना ये बात। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, याद कर लें, अभी रिपीट करें। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, याद हो गया। अच्छा अब मुझे बताइएगा एवरेज रेवेन्यू, ये बच्चे आपने आपने कहा ये कर्व डिमांड कर्व कहलाता है। आप लोगों ने मुझे कहा कि ये कर्व डिमांड कर्व कहलाता है। राना अहमद साहब ये डिमांड कर्व की शेप कौन सी है, क्योंकि आप ही ने बताया था कि एवरेज रेवेन्यू का कर्व डिमांड कर्व कहलाता है। तो जरा बताएं हमें ये डिमांड कर्व की शेप कौन सी है, ये कौन सी टाइप है। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, और मैंने नहीं 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 जवेरिया बच्चे बच्चे शाबाश, बिल्कुल ठीक है। रिदा फातिमा बिल्कुल ठीक है। ना जी तलहा बिल्कुल गलत। तलहा सोचो, ये कर्व मैंने समझाया हुआ है आपको, तो बहुत ही बुरी बात है बच्चे। अच्छा बच्चे मैं दूसरे सेशन को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके बच्चे काफी ज्यादा थे और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे बार बार, तो उनके साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उनके लिए मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पे मुझे अपलोड करने पड़े, क्योंकि मैं बार बार उनको एक्सेस नहीं दे पा रहा था। रमजान भी आ गया, ये भी कुछ ही दिन पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले। तो वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप लोग भी उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग भी एक दफा सुन सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो। नहीं जरूरत है वेल एंड गुड।
अच्छा बच्चे, अब ये आपके सामने है, ये शेप भी मैंने ओपन कर दी। ये मुझे बताइएगा ये कौन सी टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? तलाशमी, बताओ बच्चे कौन सी टाइप है? जी, परफेक्टली, सिर्फ परफेक्टली नहीं, क्योंकि परफेक्टली भी दो हैं, एक्सट्रीम केसेस है। परफेक्टली इलास्टिक, शाबाश, परफेक्टली इलास्टिक। तो बच्चे यही बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये कौन सी शेप है? परफेक्टली इलास्टिक। तो एमसीक्यूज आपने क्या याद रखना है? आपने कैसे बात को याद रखना है? आपने कहना है डिमांड कर्व, जी शाबाश, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन would be perfectly इलास्टिक। क्या होगा बच्चे? परफेक्टली इलास्टिक होगा। जो डिमांड कर्व की शेप है ना, द शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड बी परफेक्टली इलास्टिक। याद रहेगी ना ये बात अब आपको? जी याद रखना है, द शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड बी परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात याद रखनी। यहाँ तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, अब नेक्स्ट सीक्वेंस से हम मूव कर रहे हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है इक्विलिब्रियम। देखिए हमने कॉन्सेप्ट कॉस्ट का भी सारा पढ़ लिया, अब फर्म स्ट्रक्चर में रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब हम कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू भी पढ़ चुके होंगे। अब हमें जानना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा। पहली बात तो इक्विलिब्रियम कहते किसे? जी, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है वेयर अ फर्म earns maximum profit। एक ऐसा पॉइंट जहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा शुएब साहब। अच्छा बच्चे, अब इसकी दो कंडीशंस हैं, ये याद रखिएगा। इसकी क्या है? दो कंडीशंस। फर्स्ट वन, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और सेकेंडली, एमसी मस्ट कट, MC must cut MR from below। MC must cut MR from below। दो कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। MC इज इक्वल टू MR, और दूसरी कंडीशन क्या? MC must cut MR from below। X एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, Y एक्सिस, अच्छा बच्चे Y एक्सिस के अलोंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट क्वांटिटी। marginal revenue is equal to average revenue is equal to price।
प्राइस। ठीक हो गया जी बच्चे। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब ये दो पॉइंट्स पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट। तो पहली कंडीशन तो दोनों जगहों पे पूरी हो गई, ए पे भी और बी पे भी। बट इनमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट एक है, या पॉइंट ए है या पॉइंट बी है। देखे ना पहली कंडीशन, तो MC इज इक्वल टू MR है, वो पूरी हो रही है ए पे भी और बी पे भी। अब सेकेंड वन कंडीशन किस पॉइंट पे पूरी हो रही है, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। अब सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं। देखिए MC मार्जिनल कॉस्ट का कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है, लेकिन ये अबव से कट रहा है, बिलो से नहीं कट कर रहा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये फ्रॉम बिलो कट कर रहा है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पॉइंट है। शाबाश, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सही हो गया। अच्छा, अब इसकी लॉजिकल अगर आप रीजन समझना चाहते हैं तो वो क्या, देखिए अभी तो आपकी कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हुई है, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब ये एरिया आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम है, आपका रेवेन्यू ज्यादा है, यहाँ पे तो आपको सही प्रॉफिट होना शुरू हुआ। तो आप प्रोडक्शन यहीं पे स्टॉप कर देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आपको अब फायदा मिलना शुरू हुआ है, आप प्रोडक्शन करें जहां पे ये अगेन इक्वल हो जाए। अब इसके बाद हर एडिशनल यूनिट पे कॉस्ट बढ़ेगी रेवेन्यू से, एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो अब इस सिचुएशन में हमें अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट को सेल करने से रुक जाना चाहिए। यहाँ पे सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट, एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है अंडर परफेक्ट कंडीशन। समझा पाया हूँ बच्चे बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे आप लोगों को? ये बात समझ आ गई ना? इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चे बी पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे नहीं है बच्चे। जी बच्चे, ठीक हो गया बच्चे। बच्चे MCQs जरा और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में नोट कीजिएगा। राना अहमद साहब जरा नोट कीजिएगा, और आपने एक ग्रुप में शेयर भी करना है, बच्चों को बताना भी है कि ये उनका होमवर्क है। MCQs नंबर 2, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या। ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया ये MCQs। शाबाश अरीबा, बिल्कुल ठीक। निदा फातिमा बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखिए परफेक्टली कंपटीशन की मार्केट में फर्म प्राइस टेकर होती है बट इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। तो ये अहमद साहब आपने नोट कर लिया है। MCQs नंबर 2 होमवर्क है जी। MCQs नंबर 3 नोट करते जाएं। MCQs नंबर 3, 6th वन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूं चैप्टर 2 में। डिराइव डिमांड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं। देखिए मुझे चेयर बनानी है, चेयर की डिमांड डायरेक्ट डिमांड। अब चेयर बनाने के लिए वुड की डिमांड, ग्लू की डिमांड, नेल्स की डिमांड, ये डिराइव हो गई ना चेयर बनाने के लिए। ऐसी डिमांड कहलाती है डिराइव्ड डिमांड। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। याद रखना है ये। 6th वन MCQs भी नोट कर लीजिएगा। 7th वन MCQs मुझे जल्दी से बताइएगा। शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन नहीं है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में ने ये बात हाईलाइट भी की हुई है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। शाबाश, डिमिनिशिंग रिटर्न, बिल्कुल सही हो गया। इसको इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। 7th वन। अच्छा बच्चे 8th वन, 8th वन जल्दी से बताएं।
A firm that breaks even after all the economic costs are paid is earning. एक फर्म जो ब्रेक इवन पे होगी वो अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट सारी की सारी पे करने के बाद उससे प्रॉफिट कौन सा हो रहा होगा? बच्चे ये एब्रीवेशन मुझे तो नहीं आते। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये भी मैंने सिचुएशन पढ़ाई नहीं है, लेकिन बहरहाल नॉर्मल प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होगा। बच्चे एमसीक्यूज नंबर 9, 10 नोट करते जाएं। 9, 10, 11, 12 का आंसर आपने मुझे प्रोवाइड करना, अभी बताना। 12 का आंसर तो भी बताएं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज राइज, आपको ये मेरा सेंटेंस याद होगा। When a manufacturing business increases its output, कौन सी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है? फैमिलीज ऑफ कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया अरीबा बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, सिर्फ टोटल का वर्ड नहीं बोलना राना अहमद, टोटल 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 का वर्ड नहीं बोलना, टोटल का वर्ड नहीं बोलना, क्या बोलना है? शाबाश, टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी हुई तो वो ऑप्शन है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना? टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर किसी ने गलत बताया और मैंने उसको नहीं पिक किया तो आप लोग अपनी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है ना। बहरहाल आपने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन हुई तो बोथ हो जाए। 13 अभी हमने नहीं किया। 14 रिवीजन लेवल लिखिएगा इसके साथ, 14 रिवीजन लेवल। 15 MCQs, 16th MCQs, 19 MCQs, 23 MCQs। बच्चे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ये मैंने वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? ये आप ना कीजिएगा, रहने दीजिएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। Also mention two factors that lead to economies and diseconomies of scale. तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, what do you understand by the term perfect competition with the help of an appropriate? नहीं, सिर्फ पहला पार्ट ही इसका हो सकता है। नहीं, ये भी रहने दें, 14 रहने दें। क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल, क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल। कोई गूगल क्लासरूम आईडी सेंड कर दे ग्रुप में। तस्बीउल्लाह पूछ रहे हैं बच्चे। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट, बल्कि 19 मुकम्मल, एक्सप्लेन द टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। और आपने बी पार्ट में बताना है कि क्या रीजन है
जिसमें परफेक्ट कंपटीशन में फर्म एक प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। ठीक है, तो ये फीचर्स में मैंने बच्चे इसका आंसर कंप्लीट मेंशन किया हुआ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 रिवीजन लेवल क्वेश्चन, होमवर्क है आपका, रिवीजन लेवल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये मेंशन भी कर लें साथ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बचे। जी बच्चे, यहां तक बचे, ये होमवर्क मैंने आपको मेंशन कर दिया। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद बच्चे मेरे नाम से ही है, हाफिज मोहम्मद फरहान। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में सभी लेक्चर्स का लिंक शेयर कर दूं, ठीक है। चैप्टर 3 कंप्लीट चैप्टर्स जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया उसके तमाम लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए हुए थे तो वो मेरे से कह रहे थे चैप्टर 2 का भी करें, तो वो तो मैं सेव कर नहीं रहा था अपने पास, तो वो तो मैं उनको प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद चैप्टर 3 से ऑनवर्ड मैं उन्हें प्रोवाइड करा। अच्छा बच्चे, अब जरा आप लोगों ने तवज्जो करनी है, टाइम मेरे पास शॉर्ट है, 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्लास ना होती तो मैं आप लोगों के साथ ये चैप्टर जब तक मुकम्मल ना होता हम लोग सेशन को एक्सटेंड भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा बच्चे, अब हमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या सिचुएशंस हैं जो एक फर्म फेस कर सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की डिफरेंट सिचुएशंस। बच्चे फर्स्ट वन सिचुएशंस शॉर्ट रन में कितनी होती हैं और लॉन्ग रन में। अच्छा बच्चे, शॉर्ट रन में बच्चे 4 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहली सिचुएशन को कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे सेकंड वन सिचुएशन कहलाती है नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एक एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया ना, उसमें ये वर्ड आपने पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट का, और मैंने आपसे कहा अभी मैंने समझाया ही नहीं है आपको। थर्ड वन सिचुएशन बचे लॉस। अच्छा, इसको लॉस की बजाय सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं। एग्जामिनर अगर सब नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो आपको पता चल जानी चाहिए बात कि वो लॉस की बात कर रहा है। आपसे वो सवाल पूछे सब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखे है, उसकी डायग्राम बनाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन सिचुएशन है बच्चे शट डाउन पॉइंट। इससे रिलेटेड भी 2 एमसीक्यूज थे, मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ था, पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये 4 सिचुएशंस हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। अच्छा, लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट की। अभी मैं शॉर्ट सा आपके साथ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा,
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या इसको बच्चे ये भी कहा जा सकता है कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में बच्चे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अच्छा, लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में बच्चे एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट बट एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये इसी तरह से टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट बट टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, इसी तरह से ये बन सकती है सिचुएशन। शटडाउन पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे, और यहाँ पे बच्चे सिचुएशन क्या होगी? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बच्चे कल से हम इंशाल्लाह इन सब की डायग्राम्स वन बाय वन डिस्कस करें इसी सीक्वेंस। ठीक है राना अहमद बच्चे, मैं डिटेल हर सिचुएशन को डिस्कस करूंगा। अभी तो शायद शटडाउन पॉइंट इतना टेक्निकल ना हो जितना टेक्निकल नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है आपके साथ डिस्कस करना। ठीक है, तो हर सिचुएशन को मैं आपके साथ डायग्राम बना के और इसकी कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन क्या होगी हर एक समझाऊंगा पहले, फिर उसके साथ उसकी रीडिंग भी करवाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ना कितना है और पेज नंबर क्या है नोट कर लीजिएगा बच्चे सभी लोग। ये देखें, ये सिचुएशंस हैं, ये वन बाय वन मैं आपको डायग्राम बनानी सिखाऊंगा कि आपको डायग्राम कैसे बनानी है और इसकी कैलकुलेशन कैसे सीखनी है बच्चे। नोट कीजिएगा बच्चे, नोट कीजिएगा पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21, पेज नंबर 20 और 21। ठीक हो गया? पेज नंबर 20 और 21 हमने पढ़ा है आज, और इसके साथ बच्चे पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। ठीक है बच्चे, सिर्फ 3 पेजेस बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, 18, 20 और 21। ठीक हो गया जी बच्चे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई बात पूछनी है बच्चे आप लोगों को मुझसे? चलें जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बच्चे, मैं कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाए, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँ। ठीक है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट भी बच्चे मुझे आप लोगों से करनी है, सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा।